विपिन कुशवाहा माँ गायत्री क्लासेस से बोल रहा हूँ। जैसा कि मैं आप पहले भी एक वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन का अपलोड कर चुका हूँ और आपको जो भी यहाँ पे कंटेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा वो एकदम अपडेट होगा। जैसे वर्तमान में अभी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के संदर्भ में जो कुछ हुआ है और भी कुछ चेंजेस, जैसे यूनियन टेरिटरी में जो भी चेंज हुए हैं उस सभी को इसमें अपडेट करके मटेरियल उपलब्ध आपके लिए करा गया है। और वर्तमान में जो प्रतियोगी परीक्षाएं जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपको चैप्टर वाइज बाद में करा दिए जाएंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसको अपनी कॉपी में हैंड रिटन कीजिए तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, साथ में कमेंट्स भी करें, क्योंकि इससे मुझे समझ में आएगा कि आप लोग मतलब किस तरीके की मतलब वो रखते हैं मेरे चैनल के बारे में। इसलिए आप सभी से निवेदन है, कृपया आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास दूसरी है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, और हाँ, इस पिछली क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि नॉर्वे की कैपिटल क्या है, तो आप सभी ने शायद सर्च किया होगा। वैसे मैं आपको बता दूं यारेन इसकी कैपिटल है। और आप सभी के लिए मेरा एक क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। इस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे और इसकी संस्थापक कौन था। जी आपके लिए 2 क्वेश्चन मैं पिछली क्लास से दे रहा हूँ, आप इनको कमेंट्स करिएगा। तो चलो हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका शुरुआती नाम था द गवर्नर्स एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। यह ईस्ट इंडिया कंपनी का फुल नेम है। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हम किसकी कंपनी स्ट्रक्चर, कंपनी की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी की संरचना में क्या थी, 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कंपनी स्ट्रक्चर के अंदर कंपनी को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जिसको हम कॉप बोलते हैं, यह एक स्वत्वधारी मंडल था। इसको हम समझें तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, कंपनी के मालिकों का समूह क्या कहलाता था, कॉप कहलाता था, जो 25 सदस्यों का एक निदेशक मंडल चुना करते थे। जो क्या करते थे, 25 सदस्यों का एक निदेशक मंडल को चुना करते हैं। हम इसके दूसरे भाग की बात करें तो इसको क्या कहते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल। इस निदेशक मंडल के अंतर्गत क्या होता था, एक गवर्नर होता था, एक डिप्टी गवर्नर होता था और 24 अन्य डायरेक्टर होते थे। तो हमने कंपनी स्ट्रक्चर के अंदर क्या समझा, सीओपी कॉप, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। अब हम बात करते हैं इसके आगे के संदर्भ में। अब बात करते हैं हम सन 1608 की। इसमें क्या हुआ था, जो भारत में मुगल बादशाह थे जहांगीर, उनके दरबार में क्या कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था। और जी कैप्टन विलियम हॉकिंस के समय में क्या हुआ था, लंदन में कौन था, महाराज किंग्स जेम्स प्रथम, ये लंदन के महाराज थे। और हम बात करते हैं इन्होंने क्या है, कैप्टन विलियम हॉकिंस जब मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया तो वह यहाँ की संपन्नता और यहाँ के व्यवसाय के बारे में देखकर दंग रह गया और उसने क्या है, व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए इससे निवेदन किया। बाद में क्या हुआ, सन 1609, 1615 और 1626 में क्या हुआ, जेम्स प्रथम द्वारा इन अधिकारों को और बढ़ाया गया। और सन 1613 में क्या हुआ, पहली कंपनी, फर्स्ट कंपनी अंग्रेजों के द्वारा कहाँ स्थापित की गई, सूरत में स्थापित की गई। वैसे तो 1611 में अंग्रेजों ने अपनी एक अस्थायी कंपनी मसूलीपट्टनम में रखी थी। कहाँ पे रखी थी, अस्थायी कंपनी बात की जाए तो 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, मगर ये क्या थी, इसकी अस्थायी कंपनी थी। अब हम बात करते हैं सन 1613 की। तो इसमें क्या हुआ, सन 1613 में पहली कंपनी जो कि स्थायी रूप से स्थापित की गई थी, कहाँ की गई थी, सूरत में। अब इसके बाद क्या हुआ, सन 1615 में जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आया था। व्यापारिक संदर्भ के लिए कौन आया था सन 1615 में जहांगीर के दरबार में, सर टॉमस।
बात करते हैं सन 1726 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राजलेख प्राप्त हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1726 का चार्टर या राजलेख। इस चार्टर के अंतर्गत क्या हुआ, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में निगम की स्थापना की गई। तीनों स्थानों पर, तीन स्थान कौन कौन से थे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों स्थानों पर क्या किया गया, बाद में कोर्ट, मेयर कोर्ट स्थापित किए गए इन तीनों स्थानों पर। कहाँ कहाँ, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, जिन्हें कानून निर्माण का अधिकार भी दिया गया था। इनको क्या दिया गया था, कानून निर्माण का अधिकार दिया गया था। अब आगे हम संवैधानिक विकास की बात करें, यदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम इसके आगे क्रम में पढ़ते हैं एक बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। अब बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध की बात करें तो सर्वप्रथम क्या हुआ, बात है 1757 की। तो इसमें क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव था ना, जो बंगाल का गवर्नर था, और सिराजुद्दौला क्या था, बंगाल का नवाब था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने पूरे तरीके से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया, और इस प्रकार हम कह सकते हैं इस युद्ध के माध्यम से बंगाल में अपनी पहुंच किसने बढ़ाई, अंग्रेजों ने बढ़ा ली थी। और आगे चलकर क्या हुआ, यह भारतीय संविधान के विकास के लिए इसने अपना मार्ग प्रशस्त किया। जैसे 1726 का जो चार्टर एक्ट था, यहीं से भारतीय संविधान की थोड़ी थोड़ी आशंका बनने लगी थी। अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर की, बक्सर का युद्ध। यह किस किस के बीच में हुआ, शाह आलम द्वितीय, जो कि उस समय क्या था, मुगल नवाब था, मीर कासिम बंगाल का नवाब, और शुजाउद्दौला, ये तीनों क्या थे उस समय के, मुगल शाह आलम द्वितीय मुगल नवाब था, मीर कासिम बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। और अंग्रेजी सेना का सैन्य संचालन किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। अब बात ऐसी है, इसमें क्या हुआ, हेक्टर मुनरो ने मिलकर इन तीनों की सेनाओं को संगठित रूप से, जो तीनों साथ में लड़ रहे थे, इन तीनों की सेना को संगठित रूप से उसने हरा दिया, और इस प्रकार पूरे तरीके से आधिपत्य किसके अंतर्गत हो गया, भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। इसके बाद क्या हुआ, सन 1765 में हुई क्या, इलाहाबाद की संधि हुई। 1765 में क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई। अब इसको इलाहाबाद की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्यों कहते हैं, क्योंकि यह इलाहाबाद में संपन्न हुई थी। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। आज की क्लास के लिए मैं इतना ही करूँगा। अब हम आज के लेक्चर में हमने देखा कि अंग्रेजों ने क्या सन 1726 से भारत में अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया था, जिससे क्या है, उनकी नींव भारत में एक मजबूत तरीके से पड़ने लगी। और आगे 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 चलते हुए क्या हुआ, धीरे धीरे भारत का संवैधानिक विकास का रास्ता भी साफ होने लगा। इस लेक्चर के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि भारत के संविधान की जो नींव है ना, वो बहुत ही धीरे धीरे पड़ी है। आज के लेक्चर इतना ही है, और सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस लेक्चर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि यदि आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा आपको लेक्चर कैसा लगा है, और आपका अगला लेक्चर कल लिया जाएगा। धन्यवाद।